नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, बने रहिए आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर और सीखते रहिए अपना विषय। यदि आपको कुछ अच्छा लगता है या समझ में नहीं आता है, यदि आपको कोई त्रुटि अशुद्धि इसमें दिखाई देती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझसे बताएं। और यदि आपको सच में अच्छा लगता है तो आप आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटे वाले बटन को आवश्यक रूप से दबा लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आपका जो विषय है, सिलेबस है, वो आसान हो सके, जल्दी से आप उसको समय रहते कंप्लीट कर सकें। तो विद्यार्थियों, बने रहिए आप मेरे साथ, देते रहिए अपना प्यार। आज देखने जा रहे हैं हम घर की याद कविता का सरलार्थ। घर की याद। तो सबसे पहले हम करेंगे कवि भवानी प्रसाद मिश्र का कवि परिचय। तो भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म है वो 1913 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया गांव में हुआ था। इन्होंने जबलपुर से उच्च शिक्षा प्राप्त की। इनका अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत भाषाओं पर अधिकार था। इन्होंने शिक्षक के रूप में कार्य किया। फिर वे कल्पना पत्रिका में आकाशवाणी में वह गांधी जी के की कई संस्थाओं से जुड़े रहे। इनकी कविताओं में सतपुड़ा अंचल, मालवा आदि क्षेत्रों का प्राकृतिक वैभव मिलता है। इन्हें साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी साहित्य व समाज सेवा के मद्देनज़र भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया और इनका देहावसान है वो भाई 1985 में हो गया। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। सतपुड़ा के जंगल है, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है, दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इंदम नैमम आदि। गीत फरोश इनका पहला काव्य संकलन है। तो 1 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनका पहला काव्य संकलन कौन सा है भाई? तो इनका पहला काव्य संकलन है गीत फरोश। गांधी पंचशती की कविताओं में कवि ने गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इनकी काव्यगत जो विशेषताएं हैं, सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भाई। भवानी प्रसाद मिश्र ये कविता साहित्य और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख कवियों में से एक हैं। गांधीवाद में इनका अखंड विश्वास था। इन्होंने गांधी वाङ्मय होता है साहित्य के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया है। इनकी कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी जी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसीलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा जाता है। तो भाई, कविता का गांधी किसे कहा गया है?
भवानी प्रसाद मिश्र को। इनकी कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदलने की जो है ना, इनमें अद्भुत क्षमता है। इसी कारण इनकी कविता सहज और लोक के करीब हैं, यानी आम लोगों के नज़दीक हैं। इनकी कविता को हर कोई आसानी से समझ सकता है। इस कविता में घर के मर्म का उद्घाटन किया है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है, दुखी करती है। कवि के स्मृति संसार में उनके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। सावन के बादल को देख करके कवि को घर की याद आती है। वह घर के सभी सदस्यों को याद करता है। उसे अपने भाइयों व बहनों की याद आती है। उसकी बहन भी मायके आई होगी। कवि को अपनी अनपढ़ पुत्र के दुख से व्याकुल परंतु स्नेहमयी माँ की याद आती है। वह पत्र भी नहीं लिख सकती। कवि को अपने पिता की याद आती है, जो बुढ़ापे से दूर है। वे दौड़ सकते हैं, खिलखिलाते हैं। वो मौत या शेर से नहीं डरते। उनकी वाणी में जोश है। आज वे गीता का पाठ करके, दंड लगा करके जब नीचे परिवार के बीच आए होंगे तो अपने 5वें बेटे को न पा करके रो पड़े होंगे। ये हम पढ़ रहे हैं अब इस कविता का सार। माँ ने उन्हें समझाया होगा। कवि सावन से निवेदन करता है कि तुम खूब बरसो, किंतु माता पिता के लिए दुखी न होने देना। देखिए, यहाँ तक हमने जो किया है ना, ये यहाँ से कविता का सार है भाई। यहाँ से ये कविता का सार है। इससे आगे का कविता का, उससे पहले का कवि परिचय है, इससे आगे कविता का सार है। तो आइए पढ़ते हैं। कवि सावन से निवेदन करता है कि तुम खूब बरसो, किंतु माता पिता को मेरे लिए दुखी न होने देना। उन्हें मेरा संदेश देना कि मैं जेल में खुश हूँ, मुझे खाने पीने की दिक्कत नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ। उन्हें कोई मेरी सच्चाई मत बताना कि मैं निराश हूँ, दुखी हूँ, असमंजस में हूँ। हे सावन, तुम मेरा संदेश देकर उन्हें देकर के धैर्य बंधाना। इस प्रकार कवि ने घर की अवधारणा का चित्र प्रस्तुत किया है। तो आइए विद्यार्थियों, अब हम कर रहे हैं इस कविता का जो सरलार्थ। देखिए, तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 की कविता घर की याद से अवतरित की गई हैं। और इनके कृतिकार जो हैं या कवि हैं, रचयिता हैं, वो कविवर भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। तो कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से जेल में रहते हुए अपने घर की यादों को संजोया है। लेखनी के माध्यम से, कलम के माध्यम से कागज पर उकेरने का प्रयत्न किया है। कवि कहता है, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, कि आज बहुत तेज बारिश हो रही है और बारिश बहुत अधिक हो रही है। रात भर गिरता रहा, प्राण मन धीरता रहा, कि पानी है वो पूरी रात बरसता रहा, प्राण मन धीरता रहा है। तो देखिए, प्राण मन, उनके मन में अपने मन घर की जो याद है वो अनवर्त आती जा रही है। यानी कि प्राण मन
धीरता, यानी कि प्राणों के अंदर उसके घर की वो स्मृतियां उसे पुकार रही हैं। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तीर रहा है। जब पानी तेज गति से बरस रहा है तो उनका घर अपनी आँखों के सामने उन्हें तैरता हुआ नज़र आ रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। भाई ये पू के मात्रा है ना छोटी होगी, तो कहता कि है ना मेरा घर है ना मुझसे बहुत दूर है, लेकिन घर खुशी का पुर है जो, कि मेरे लिए घर है ना वो एक किले के समान है, महल के समान है। मेरी खुशियाँ वही हैं, या मेरा घर स्वर्ग से भी बढ़कर है। घर में 4 भाई, कि मेरे अलावा मेरे घर के अंदर 4 भाई और हैं, मैं 5वां हूँ। मायके में बहन आई कि अपनी ससुराल से बहन मायके में आई हुई है, और बहन मायके में हंसी खुशी के दिन बिताने के लिए आती है। बहन आई बाप के घर, हाय रे प्रताप का घर। तो यहाँ कवि अपने घर को बहन के लिए प्रताप का घर कह रहा है। उसने ऐसा इसलिए कहा है कि उसका भाई जेल में बंद है, तो उसे और अधिक पीड़ा होगी, दुख होगा। तो इसीलिए कवि ने बाप के घर को, पिता के घर को परिताप का घर भी कहा है। घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। यानी घर में सब जुड़े हैं, बंधे हुए हैं सभी, यानी घर के कारण सारे घर के लोग एकत्र रहते हैं। सबकी इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहन, कि सब इतने इकट्ठे कब रहे हैं। यानी कवि विस्मृतियों को याद करता है कि वह घर है जिसमें हम सभी कभी एकत्र रहते थे। 4 भाई और 4 बहन, 4 भाई 4 बहन, बुझा भाई प्यार बहन। भाई हम 4 भाई हैं, जिसमें 5वां मैं हूँ, और हमारी 4 बहनें। मैं भाइयों की बाजू हूँ, और बहन है वो भाइयों के लिए प्रेम का बंधन है। यानी मैं भाइयों की ताकत हूँ। तो आइए देखते हैं इसमें कवि ने क्या विशेष चीज़ें बताई हैं। तो सबसे पहले कवि ने सावन के महीने का स्वाभाविक वर्णन किया है। घर की याद आने के कारण स्वाभाविक अलंकार का प्रयोग है। पानी गिर रहा में यमक अलंकार है, तथा आवर्ती होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। घर नज़र में तीर रहा है में चाक्षुक बिंब है, खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति हुई है। बुझा भाई में उपमा अलंकार व अनुप्रास अलंकार है। पर्सन शैली का बहुत ही सुंदर प्रयोग यहाँ कवि ने किया है। संयुक्त परिवार का आदर्श जो है ना उदाहरण इसमें दिया है। तो विद्यार्थियों बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि कविता बहुत बड़ी है ये, तो देखते रहिए। इसमें अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न है। देखिए, क्योंकि बहुत बड़ी थी इसलिए मैंने इसके जो शब्दार्थ हैं वो भी हटा दिए हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है। तो जल्दी करेंगे आज थोड़ा सा। पानी गिरने से कवि क्या कहना चाहता है, तो
तो भाई पानी गिरने से के कवि ने दो अर्थ दिए हैं। पहले अर्थ में यहाँ बरसात हो रही है और दूसरे में बरसात को देख करके कवि को घर की याद आती है तथा इस कारण उनकी आंखों से आंसू बहने लगे हैं। अगला प्रश्न है, बरसात से कवि के हृदय पर क्या प्रभाव हुआ? तो बरसात के कारण कवि को अपने घर की याद आ रही है, वह विस्मृतियों में खो गया है, जेल में वह अकेलापन के कारण दुखी है, वह भावुक होकर के रोने लगा है। अगला प्रश्न है, भुजा भाई प्यार बहने का आशय स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न है भाई, कवि ने भाइयों को भुजाओं के समान क्रमशील व बलिष्ठ बताया है और एक दूसरे के गरीबी व सहयोगी हैं। एक दूसरे के गरीबी नहीं, करीबी है भाई, ये करीबी और सहयोगी हैं, उसकी बहनें स्नेह का भंडार हैं। अंतिम जो प्रश्न है, मायके में आई बहन को क्या कष्ट हुआ होगा? तो पीछे मैंने बता दिया है भाई ये। वैसे सावन के महीने में ससुराल के से बहन मायके आई, वहाँ उस सब को देख करके वह खुश थी, परंतु वह एक भाई के जेल में होने के कारण दुखी भी है। तो आइए बढ़ते हैं अगले पद्यांश की तरफ। और माँ बिन पढ़ी मेरी, मोरी नहीं मेरी माता है वो अनपढ़ है, बिना पढ़ी लिखी है। दुख में वह गढ़ी मेरी और मेरे जेल आने का उन्हें बहुत अधिक कष्ट है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। यहाँ वात्सल्य भाव जो है, ममता का जो भाव है कवि ने दर्शाया है कि माता के आंचल में यदि हम अपना सिर टिका देते हैं तो फिर मन के सारे दुख और परिताप वो दूर हो जाते हैं। माँ की स्नेह की धारा का यहाँ तक भी है पसारा कि माँ का जो प्रेम है ना वो जेल में रहते हुए भी मेरे साथ सामने पसरा हुआ है, मतलब फैला हुआ है। यानी ममता के वशीभूत होकर के मैं साहस के साथ यहाँ जेल में अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ। उसे लिखना नहीं आता, क्योंकि कवि ऊपर बता चुका है कि माँ अनपढ़ है, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। अपने मन को संतुष्टि शांति देता है। कवि कहता है मेरी माँ अनपढ़ है, अनपढ़ होने के कारण वो मुझे पत्र नहीं लिख सकती, नहीं तो वह मुझे पत्र भेजती। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, कि भाई उनके पिताजी हैं वो ऐसे हैं जिनको बुढ़ापे ने कभी दुखी नहीं किया है, पीड़ित नहीं किया है। जो भी आए दौड़ जाएं, जो भी अभी खिलखिलाए मौत के आगे नहीं हिचके, कि भाई अभी भी उनके पिता हैं वो दौड़ लगाते हैं, खिलखिला करके हंस सकते हैं और मौत के आगे वो बिल्कुल घबराते नहीं हैं। शेर के आगे न बच के, यानी शेर से पीछा छुड़वाने के लिए उससे बच के नहीं भागते हैं। बोल में बादल गरजता, और उनका जो बोल है, उनकी जो आवाज़ में जो एक कड़कता है वो बादल की समान गर्जना है। काम में झझ लरजता, और वो हर कार्य को बहुत तीव्र गति के साथ करते हैं। तो ये हमने इसका पढ़ा सरलार्थ। आप देखते हैं इसके विशेष। तो माँ के स्वाभाविक स्नेह और पिता के साहस की जीवन शैली का सुंदर व स्वाभाविक वर्णन किया है। माँ की गोद में सिर रखने से चाक्षुष बिंब साकार हो उठता है। पिता के वर्णन में वीर रस का आनंद मिलता है। अभी भी की आवर्ती में अनुप्रास अलंकार है। बोल में बादल गरजता तथा काम में झंझा लरजता में उपमा अलंकार है। खड़ी बोली है, भाषा सहज व सरल है। तो प्रश्न देखिए भाई आगे, माँ के बारे में कवि क्या बताता है कि माँ उसकी निरक्षर है, बताता है कि वह दुखों में रची हुई है, निरक्षर है, वह बच्चों को बहुत स्नेह करती है। अगला जो प्रश्न है, कवि को माँ का पत्र क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो अनपढ़ है। माँ का पत्र इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि वह अनपढ़ है, निरक्षर होने के कारण वह पत्र नहीं लिख सकती। कवि के पिता की 4 विशेषताएं बताइए भाई। तो 4 विशेषताएं बताओ भाई।
पहले उन पर बुढ़ापे का प्रभाव नहीं है, वे खुलकर हंसते हैं, दौड़ लगाते हैं, उनकी आवाज़ में गर्जना है। अंतिम जो प्रश्न है, पिता को बुढ़ापा कभी नहीं व्यापा, आशय स्पष्ट कीजिए। तो भाई कवि अपने पिता के विषय में बताता है कि वे सदैव हंसते रहते हैं, व्यायाम करते हैं, जिंदा दिल हैं तथा मौत से घबराते नहीं हैं। ये सभी लक्षण युवा अवस्था के हैं। अतः कवि के पिताजी पर बुढ़ापे का कोई असर नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगले पद्य की तरफ। बने रहिए आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। विद्यार्थियों अंत तक देखिए वीडियो। अब पिता की स्थिति के बारे में यहाँ कवि दर्शाता हुआ बताता है कि आज गीता का पाठ करके दंड 260 करके, कि पिताजी प्रतिदिन गीता का पाठ करते हैं और 260 दंड प्रतिदिन लगाते हैं। खूब मुगदर हिला लेकर के और मुगदर को घुमाते हैं। मुगदर भाई लकड़ी का बना हुआ एक है ना, मोटा डंडा होता है जो जिससे कसरत या व्यायाम किया जाता है, उसे मुगदर कहते हैं भाई। मूठ उनकी मिला लेकर के और उनको है ना अच्छी तरह से मुट्ठी में भर के चौकसाई से पकड़ के, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल में से छाए होंगे। जब वो छत से है ना मुगदर घुमा करके नीचे आए होंगे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तीर रहा है। यानी एक तो बरसात हो रही है और यहाँ पिता के नैनों से नीर झलक रहा है। तो कवि कहता है कि मुझे इसका अफसोस है, दुख है कि पिता मेरी वजह से पीड़ित हैं और उन्हें अपनी घर की यादें नज़रों के सामने हो आई हैं, घर नज़रों में तैर रहा है। 4 भाई 4 बहनें, बुझा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे। ये पंक्ति है ना भाई, रिपीट है कविता में, ऐसा मत सोच लेना कि दोबारा से पढ़ रहे हैं। 4 भाई 4 बहनें, हम 4 भाई हैं, 4 और 4 बहनें जो घर, क्योंकि कभी घर जेल में है तो 4 भाई घर पे हैं, उनकी 4 बहनें हैं, बुझा भाई हैं, उनकी ताकत भाई हैं और उनका प्यार बहनें हैं, खेलते हैं या खड़े होंगे, नज़र उनकी पड़े होंगे। जब वो आपस में खेल रहे होंगे या खड़े होंगे तो उनकी नज़र दृष्टि है जो है ना मुझ पर पड़ी होगी, यानी वो मुझे याद कर रहे होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण के लिए भी नहीं व्यापा, कि पिताजी को ना बुढ़ापा एक क्षण के लिए भी दुखी नहीं करता है। रो पड़े होंगे बराबर, एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर के, कि यहाँ कवि ने पिता के दुख को भी प्रकट किया है। चाहे वो कितने ही धैर्यशाली हैं, लेकिन जब वो अपने 5वें पुत्र यानी मुझे याद कर रहे होंगे तो उनकी आंखों से आंसू आ गए होंगे। तो भाई यहाँ पे कवि ने पिता के संस्कारी रूप व स्वस्थ शरीर की भावुकता का वर्णन किया है। दृश्य बिंब है, संयुक्त परिवार का आदर्श स्वरूप प्रस्तुत किया है। भाषा सहज सरल है। बुझा भाई में उपमा व अनुप्रास अलंकार है। खड़ी बोली में भावपूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। शांत रस है और छंद मुक्त कविता है भाई। आगे ये प्रश्न देखिए, कवि अपने पिता की दिनचर्या के बारे में क्या बताता है। तो कवि अपने पिता के गीता पाठ का जिक्र करते हैं और फिर 260 दंड लगा करके मुगदर हिलाते हैं। फलस्वरूप उनका शरीर मजबूत बन गया है तथा गीता पाठ के कारण वह मनसासी हो गया है। अगला प्रश्न, पिता की आँखें, मिसप्रिंट है भाई ये, आँखें भीगने का कारण क्या रहा होगा। तो भाई कवि के पिता गीता पाठ व अभ्यास कर कवि ने बताया कि उसके 4 भाई और 4 बहनें हैं जो इकट्ठे रहते हैं। ये प्रश्न दोबारा दो का प्रश्न दोबारा देखते हैं भाई। देखिए, कवि के पिता गीता पाठ करके व्यायाम करके नीचे आए तो उन्होंने अपने छोटे पुत्र भवानी की याद आई। वह उस समय जेल में था, इस वियोग के कारण उनकी आंखों में पानी आ गया होगा। अगला जो प्रश्न है, कवि ने भाई बहनों के बारे में क्या बताया है। तो कवि ने भाई अपने भाई बहनों के बारे में बताया कि उसके 4 भाई और 4 बहनें हैं जो इकट्ठे रहते हैं। लास्ट प्रश्न है भाई, कवि के पिता क्यों रोने लग गए होंगे। पीछे आ चुका है वैसे। कवि के पिता ने जब सभी भाई बहनों को खड़े या खेलते हुए देखा होगा तो उन्हें 5वें पुत्र भवानी की याद आई होगी। वे उसका नाम लेकर के रो पड़े होंगे। तो आइए
देखते हैं अगला पद्यांश। बने रहिए एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आप मेरे साथ। यदि आपको वीडियो बहुत बड़ा लगता है तो आप बीच में रोक करके कुछ देर विश्राम कर लीजिएगा और दोबारा से इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। कराए मैं पांचवा पुत्र उनका हूँ, अभागा हूँ, भाग्यहीन हूँ। कवि ने अपने आप को भाग्यहीन इसलिए कहा है क्योंकि कवि जेल में बंद है। जैसे सोने पर सुहागा, सुहागा लगाने के पश्चात सोने की जो है सुहागा साथ होने से उसकी जो शोभा वो बढ़ जाती है। तो मैं घर में पांचवें पुत्र के रूप में सोने पे सुहागे के रूप में हूँ। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं कि पिताजी मुझे बार बार ये कहते कि भवानी सोने पे सुहागा है और मेरे प्यार में आंसू बहाते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, हेटे भाई खराब बुरे, कि आज सोने के समान जो उनके बेटे हैं ना, आज वो भी उन्हें अच्छे नहीं लग रहे होंगे क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। क्योंकि उन चार पर सोने पे सुहागा मुझे कहा करता था, लेकिन मैं यहाँ जेल में बंधा हुआ बैठा हूँ क्योंकि मैं अभागा हूँ, भाग्यहीन हूँ। तो यहाँ भाई कवि ने पिता को भवानी से बहुत लगाव था। सोने पर सुहागा मुहावरे का प्रयोग किया गया है, भाषा सहज सरल है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तो इसमें प्रश्न देखिए भाई, कवि स्वयं को क्या कहता है तथा क्यों? कवि स्वयं को अभागा कहता है क्योंकि वह परिवार के सदस्यों भाई बहनों और वृद्ध माता पिता के सानिध्य से दूर है। उसे उनके प्यार की कमी खल रही है। कवि स्वयं को अभागा क्यों कहता है? क्योंकि वह इसलिए अभागा कहता है क्योंकि वह जेल में बंद है। सावन के अवसर पर सारा परिवार इकट्ठा है और वह उनसे दूर है। पिता अपने पांचों बेटों को क्या मानते हैं? पिता अपने पांचों बेटों को सोने के समान तथा पांचवें को सुहागा कहते हैं। पिता को आज अपने बेटे हीन क्यों लग रहे होंगे? पिता को चार बेटे सोने के समान मानते थे, तब पांचवें को सुहागा। आज उनका पांचवा बेटा जो उनसे सबसे प्यारा लगता है, जेल में उनसे दूर बैठा है, अतः उनके चारों बेटे उन्हें हीन लग रहे होंगे। आइए बढ़ते हैं, 2 ही पद्यांश और रह गए, बस जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, जब माँ ने मुझे याद किया होगा तो उनकी आंखों से आंसू झर उठे होंगे। आंख में किस लिए है पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। तो आंखों से नीर छलकते हुए भी माँ दुख से पीड़ित होकर भी पिता से कह रही होगी तुम किस लिए रो रहे हो, वहाँ जेल में भवानी बहुत अच्छा है। वह तुम्हारी मन समझकर और अपनापन समझ करके गया है, सो ठीक ही है कि वह तो तुम्हारे कारण, तुम्हारे निमित्त के कारण, तुम्हारे उद्देश्य के कारण ही तो वह जेल में गया है और उसी में उसने अपनापन समझा है। तो कहता है कि यदि वो जेल में गया है तो ठीक है, यही तुम्हारी तो लीक है, यानी तुमने ही तो उसने ऐसा समझाया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जेल जाना पड़े तो भी पीछे मत हटना। पाँव जो पीछे हटाता कोख मेरी लजाता। अच्छा किया वो जेल में चला गया, यदि वो पैर पीछे हटा लेता तो मेरी कोख यानी मेरी कोख को लज्जा देता। इस तरह हो ने कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे, तो तुम अपना मन है वो इस तरह से कच्चा मत करो, मतलब आंखों में पानी मत लाओ। यदि तुम ही रोगे तो बाकी बच्चे भी रो पड़ेंगे। तो देखिए भाई, विशेष जो है माँ द्वारा धैर्य बनाने का स्वाभाविक वर्णन है। लीक पर चलना, पाँव पीछे हटाना, कोख ले जाना, कच्चा होना आदि मुहावरों का जो है ना अभिप्राय प्रयोग है, संवादात्मक शैली है, खड़ी बोली में सशक्त अभिव्यक्ति का वर्णन हुआ है। देखिए जल्दी जल्दी में प्रश्न देखते हैं। माँ ने भवानी के पिता को क्या सांत्वना दी? माँ ने भवानी के पिता को कहा कि भावुक होकर
आंखें नम मत करो, वह जेल में ठीक है। भवानी तुम्हारी ही बात समझ करके आज़ादी की लड़ाई में कूदा है तथा तुम्हारी परंपरा का निर्वाह किया है, अतः दुख जताने की आवश्यकता नहीं है। वह तुम्हारा मन समझ कर का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ है कि भवानी के पिता देशभक्त थे, वह ब्रिटिश सत्ता को खत्म करना चाहते थे। इसी भाव को समझ करके भवानी ने स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया। अगला जो प्रश्न है, माँ की कोख से कवि किस कार्य से लज्जित होती? यदि कवि देश के सम्मान की रक्षा के कार्य के लिए अपने पीछे कदम हटा लेता तो माँ की कोख लज्जा जाती, हास्य है लज्जा जाती। अगला जो प्रश्न है, यह तुम्हारे लिए क्या आशय स्पष्ट कीजिए। तो भाई आशय है कि माँ पिताजी को समझाती है कि भवानी तुम्हारी आदर्शों पर या आदेशों को पा करके जेल में चला गया कि तुम भारत माता को परतंत्र नहीं देख सकते हो, वह भी अंग्रेज शासन का विरोध करते हुए जेल में गया है, तो ये आपकी तो परंपरा है। देखते हैं, आइए अगला पद्यांश। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, मैं कहाँ रोता कहाँ हूँ। तो पिताजी ने अपना हृदय थामते हुए आंसुओं को रोकते हुए कहा होगा कि हाय कितना सहा होगा, और मेरे जेल में रहने का जो दुख है ना, पीड़ा है, वो उन्होंने कितनी ज़्यादा सहन की होगी। कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ, कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं रो नहीं रहा हूँ और अपने धैर्य को भी नहीं खो रहा हूँ। हे सजिल हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, कि हे सजिले हरे सावन, हे मेरे पुण्य पवित्रता के पावन। यहाँ कवि कहता है, सावन से बात करते हुए कहता है सजिले हरे सावन और मेरे लिए पुण्य पवित्र सावन। तुम बरस लो वे न बरसें, तुम चाहे कितना भी बरसो, लेकिन है ना मेरी माता और पिता की आंखों से आंसू नहीं आने चाहिए। पांचवें को वे न तरसें और पांचवें का दर्द उन्हें ना हो। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है। रगी मैं उनको कहना कि मैं बिल्कुल मौज मस्ती में हूँ, बस घर से ही दूर हूँ, मैं यहाँ से जा नहीं सकता, किंतु यह बस बड़ा बस है। लेकिन ये जो है ना बस कहना जो शब्द है, बहुत बड़ा बस, यानी विवशता है, लाचारी है, बस इस बस से सब विरस है, इसी बस के कारण सब कुछ नीरस हो गया है, यानी मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ और घर के सारे आनंद नहीं उठा सकता हूँ। तो भाई इसमें जो है पिता की भावुकता का सजीव वर्णन किया गया है। सावन को दूत बनाने की प्राचीन परंपरा का प्रयोग किया गया है। संवाद शैली है। पुण्य पावन में अनुप्रास अलंकार है। बस शब्द में यमक अलंकार है। इसके दो अर्थ हैं, केवल और नियंत्रण। खड़ी बोली का प्रयोग है। मुक्त छंद है। भाई प्रश्न है भाई, माँ की बात पर पिता ने अपनी व्यथा को किस प्रकार छिपाने का प्रयास किया। माँ की बात पर पिता ने कहा कि वह रो नहीं रहा है और न ही धैर्य खो रहा है। इस तरह उन्होंने अपनी व्यथा को छिपाने का प्रयास किया है। अगला जो प्रश्न है, कवि ने किसे क्या कहा। तो भाई कवि ने सावन को यह संदेश देते हुए कहा कि वह मज़े में है, घर वाले उसकी चिंता न करें, वह सिर्फ घर से दूर है। अगला जो प्रश्न है, भवानी का जीवन वीरस क्यों है। भवानी का जीवन रसहीन है क्योंकि वह घर से दूर है और पारिवारिक स्नेह के अभाव के कारण स्वयं को अकेला महसूस कर रहा है। अगला प्रश्न है, कवि सावन से अपने माता पिता के लिए क्या कहता है। कवि सावन से कहता है कि तुम चाहे जितना बरस लो, लेकिन ऐसा कुछ करो कि मेरे माता पिता मेरे लिए न तरसें, आंसू न बहाएं। आइए बढ़ते हैं अंतिम पद की तरफ। बने रहिए आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणी पर। किंतु उनसे यह न
ये न कहना उन्हें देते धीर रहना। यहाँ वही कड़ी जुड़ी हुई है सावन से ही। कवि फिर कह रहा है कि सावन तुम उनसे कभी भी यह मत कहना कि मैं यहाँ जेल में बहुत दुखी हूँ। उन्हें केवल धैर्य बंधाते हुए रहना, उनका धीरज मत टूटने देना। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, कि तुम वहाँ जा कर के कहना कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ और हर वक्त कार्य में लीन रहता हूँ और भारत को स्वतंत्र करवाने के लिए मैं उन्हीं का नाम रोशन कर रहा हूँ। मत करो कुछ शोक कहना। तो हे सावन तुम माता पिता को कहना तुम्हें किसी प्रकार का शोक करने की, दुख जताने की जरूरत नहीं है। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं। बताना कि सावन मैं वहाँ बड़ी मस्ती से अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ और चरखा काटता हूँ और मस्ती में रहता हूँ, व्यस्त रहता हूँ। वज़न 70 सेर है मेरा और यहाँ पर मेरा जो वज़न है वो भी बढ़ गया है, मतलब मैं मोटा हो गया हूँ। और भोजन ढेर है मेरा, यहाँ मेरे लिए भोजन की कोई कमी नहीं रहती है। कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ। कहता है कि मैं यहाँ खूब खेलता कूदता हूँ और दुखों का डटकर सामना करता हूँ। यो न कहना अस्त हूँ मैं। कवि कहता है कि कभी ये मत कह देना कि मैं अस्त हो गया हूँ, पस्त दुखी हो गया हूँ, टूट चुका हूँ। तो देखिए इसमें विशेष कवि ने के संदेश का सुंदर वर्णन किया गया है, सावन का मानवीकरण किया गया है। कहना शब्द की आवृत्ति मनमोहक बन पड़ी है, काम करता है कि कहना में अनुप्रास अलंकार है, खड़ी बोली का प्रयोग है, डट कर ठेलना, अस्त होना मुहावरे का प्रयोग हुआ है और भाषा में प्रवाह है और प्रसाद गुण विद्यमान है। भाई कवि जेल की मानसिक यातना को क्यों छिपाना चाहता है? भाई कवि जेल की मानसिक यातनाओं को अपने माता पिता से छिपाना चाहता है ताकि वे वृद्ध माता पिता पांचवें बेटे के लिए चिंतित ना हों। यहाँ कौन किसे क्यों कह रहा है? यहाँ कवि सावन को संबोधित कर रहा है ताकि वह अपने माता पिता को उनके का संदेश दे सके। कवि अपने पुत्र धर्म का निर्वाह कैसे कर रहा है? कवि अपने पुत्र धर्म का निर्वाह कैसे कर रहा है? भाई कवि जेल में उदास है, उसके परिवार की याद आ रही है, उसे परिवार की याद आ रही है, फिर भी वह झूठ बोल रहा है क्योंकि वह अपने परिजनों को दुखी नहीं करना चाहता। इस प्रकार कवि अपने पुत्र धर्म का निर्वाह कर रहा है। कवि जेल में कौन कौन सा कार्य कर रहा है? भाई तो कवि जेल में लिखता है, पढ़ता है, काम करता है, सूत काटता है और जेल में खेलता कूदता है। इस प्रकार कवि दुखों का डटकर मुकाबला करता है। आइए बढ़ते हैं अंतिम चरण की तरफ। हाय रे ऐसा न कहना कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ। कवि कहता है कि तुम, यानी दुख प्रकट करते हुए कहता है कि तुम कभी ऐसा मत कह देना, यानी वैसा मत कह देना जो जेल की वास्तविक स्थिति है। वैसा से यहाँ अर्थ है जो जेल की स्थिति वास्तविक है, जिस तरह की पीड़ा मुझे सहन करनी पड़ती है, वो वहाँ जाकर के मत कह देना कि मैं रात भर जागता रहता हूँ, आदमी से भागता हूँ और व्यक्तियों से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं जाता, मैं यहाँ पर मैं अकेला हो गया हूँ। कह न देना मौन हूँ मैं। कभी ये मत कहना कि मैं वहाँ चुपचाप रहता हूँ। खुद न समझूं कौन हूँ मैं और मैं अपने आप को भूल चुका हूँ कि मैं कौन हूँ। सावन कभी भी मत बोलना। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना कि कुछ उतावलेपन में कुछ बक मत देना, मतलब कुछ बोल मत देना उन्हें, मैं दुखी हूँ, इन बातों का उन्हें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हे सजिले हरे सावन कि हे मेरे पुण्य पावन, कि हरियाली के प्रतीक सावन, पवित्रता के प्रतीक, पुण्यता और पवित्रता और पावन पुनीतता का जो संगम है सावन। तुम बरस लो वे न बरसें, पांचवे को न तरसे। तुम जितना चाहो बरस सकते हो, लेकिन माता पिता मेरे लिए पीड़ित ना हो, दुखी हों और पांचवे के लिए ना तरसें।
कवि ने अपनी व्यथा को अपने तक ही सीमित रखना चाहता है। आदमी से भागता हूँ कवि की पीड़ा का वर्णन है। 5वें शब्द में अभिव्यक्ति होने का वाली करुणा मरम स्पर्शी है। सावन का मानवीकरण किया गया है। सावन के लिए सजीले हरे पुण्य पावन की आदि विशेषणों का प्रयोग किया है। बक व सक शब्द भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं। पुण्य पावन में अनुप्रास अलंकार है। खड़ी बोली में प्रभावी अभिव्यक्ति है और संवादात्मक शैली है। प्रसाद गुण विद्यमान है। तो भाई कवि सावन से क्या आग्रह करता है और क्यों? भाई कवि सावन से आग्रह करता है कि वह उसके माता पिता व परिजनों को उसकी वास्तविकता के बारे में न बताए ताकि वे अपने प्रिय पुत्र की दशा से दुखी न हों। कवि की वास्तविक दशा कैसी है? तो कवि निराश है, रात भर जागता रहता है। निराशा के कारण वह आदमी के संपर्क से दूर भागता है। वह चुप रहता है तथा स्वयं की पहचान भी भूल चुका है। कवि ने सावन को क्या उपमा दी है? तो भाई कवि ने सावन को सजीले हरे पुण्य पावन की उपमा दी है, क्योंकि वह सावन को संदेशवाहक बनाकर अपने माता पिता तक संदेश भेजना चाहता है। अंतिम जो प्रश्न है इसका, कवि सावन को क्या चेतावनी देता है? भाई कवि सावन को क्या चेतावनी देता है? यही देता है भी घर जाके ऐसा वैसा कुछ मत बक देना। कवि सावन को चेतावनी देता है कि उसके परिजनों के सामने फिजूल न बोले तथा कवि के बारे में सही तरीके से बताए ताकि उन्हें कोई शक ना हो। तो विद्यार्थियों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे अगले वीडियो में मैं आपको इसके अभ्यास के प्रश्न करवाऊंगा, क्योंकि कविता बहुत बड़ी थी, लेकिन आप मेरे साथ बने रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।